देयर ओन पेरोल, ये प्रोजेक्ट इंजीनियर का थोड़ा डिफरेंट रहता है एज हाँ, कंपेयर अच्छा। टू। तो आपका रोल तो थोड़ा डिफरेंट है, तो अचानक आपको लिनक्स प्लेटफॉर्म पे आने का मतलब कोई मोटो या कुछ वजह नहीं जिससे नहीं, स्विच? नहीं सर, टेलीकॉम में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिलायंस का, क्योंकि मैं द थिंग वाज कि अभी तक जब तक हमारे पास, जैसे हमारी टेक्नोलॉजी में 2G 3G था, हाँ तब हाँ। तक हमारे में ना तब तक हमारे उसमें वो नहीं था, क्या बोलते हैं, लिनक्स नहीं था इन्वॉल्व। बट आफ्टर 4G और IMS, ये हाँ जो हाँ। टेक्नोलॉजी है जो यूज हो रही है, हाँ सो आई एम हाँ। वर्किंग ऑन ऑल दैट टेक्नोलॉजी। सो अच्छा दैट ऑल इज बेस्ड ऑन द लिनक्स प्लेटफॉर्म ओनली सर। अच्छा। हाँ, तो द थिंग इज लिनक्स एंड जो क्लाउड है, हम्म। देयर एवरीवन इज गोइंग टुवर्ड्स क्लाउड। तो ओपन स्टैक इज द क्लाउड ऑन विच इट इज वर्किंग राइट नाउ। राइट राइट, क्योंकि अभी ओपन स्टैक की मैक्सिमम ट्रेनिंग जो अभी नोकिया में जा रही है वो मैं ही दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ सर, तो अभी वही है ना, मैं आई आपको थिंक दिसंबर में एक ट्रेनिंग दी थी, उसके बाद उससे 6 महीने पहले भी दी थी, मतलब लास्ट ईयर 2 से 3 ट्रेनिंग दी मैंने नोकिया में। और अभी ओके सर। रिसेंटली 3 महीना पहले, 2-3 महीने पहले भी मैंने एक ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग कंप्लीट की वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो टीम तो हाँ बहुत वो बड़ी वो है ना, टीम तो वहाँ की बहुत बड़ी है। हाँ, और वो बहुत बड़ी है। और वो सर वही तो। अब सर पता है, बेनिफिट तब है जब ना, अगर हम लोग वो कर ले, क्या बोलते हैं इसमें, ओपन स्टैक की सर्टिफिकेशन, उससे मेरे को बहुत फायदा हो जाएगा। हाँ, बिकॉज मोस्टली वहाँ पीपल आर देयर। सर्टिफिकेशन के लिए ज़्यादा लोग कर रहे हैं वहाँ पर। क्योंकि इस वक्त ना ज्यादा स्ट्रेस उसी पे है, अगर वो मिल जाए ना सर्टिफिकेशन, दैट विल बी रियली वैल्यूबल। बात तो सही है, क्योंकि मोस्टली अभी जितने भी लोगों ने मेरे से ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेने के बाद वो सभी ने सर्टिफिकेशन की, और सर्टिफिकेशन के हाँ बाद अच्छे हैं, मतलब काफ़ी खुश हैं, मतलब अप्रिशिएशन मिला, मुझे भी अच्छा लगा, चलो मेरी मेहनत कामयाब आई। आप लोग की भी मेहनत होती है, क्योंकि देखो एक इंस्ट्रक्टर सिर्फ गाइडेंस दे सकता है, एक सही गाइडेंस दे सकता है, बाकी तो मेहनत तो कैंडिडेट को करना ही पड़ता है, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना? वही तो वही था, तो इसलिए। बस वही है कि कैंडिडेट को सही गाइडेंस मिलनी चाहिए, और मतलब एक टेक्निक भी सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं हाँ। कि मतलब कुछ। अच्छा, आप दोबारा फिर से लॉग इन कर गए? सर मैं उससे कर रहा हूँ, लैपटॉप से भी कर रहा हूँ चलो ठीक। एक्चुअली। इससे पहले मोबाइल से किए थे क्या? हाँ, जस्ट अभी मोबाइल से कर लिया तब तक मैंने। अच्छा। ओके निखिल, मेरा नाम जय हुआ, ठीक है? जय कुमार, मैं स्पेशली झारखंड रांची से बिलोंग करता हूँ, और ओके सर। करीब 15 से 16 साल हो गए मुझे इस लाइनेक्स प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए, है ना? अभी करेंटली मेरा जो प्रोफाइल है वो क्लाउड इन्वायरमेंट ही है, क्लाउड प्रोफाइल है विथ ऑटोमेशन, ठीक है? तो रिसेंटली तो कहीं किसी कंपनी में अभी नहीं हूँ, मैंने छोड़ दिया है, करीब हो गए 3-4 4 साल करीब हो गए छोड़े हुए कंपनी को, कुछ अपना ओके। पर्सनल रीजन से। तो अभी फिलहाल बीच में लॉकडाउन में मैं फंस गया, उसके बाद फिर अभी जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मैंने लास्ट जो कंपनी काम किया था वो आरिधवी सॉफ्टवेयर, झारखंड रांची का ही था, वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करती थी सारी क्लाउड पे ही। ओके। हाँ, तो अपनी करियर में मैंने एक कंप्लीट डेटा सेंटर डिजाइनिंग का अच्छा एक्सपीरियंस रहा, करीब फ्रेश डेटा सेंटर जो बिल्कुल न्यू डेटा सेंटर बनते हैं उसके ऊपर मैंने काफ़ी चीज़ों पे रोल अपना इन्वॉल्व किया, ठीक है? तो ये मेरा बेसिक प्रोफाइल है, और करेंटली अभी तो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, है ना? इसके अलावा अगर और कुछ जानकारी चाहिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन, तो आप डिस्कस कर सकते हो। जस्ट बिफोर कि मैं डायरेक्टली मैं लिनक्स पे जाने से पहले आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो जाए, तो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छा बनती है, ये मेरी मतलब थिंकिंग है, जैसा लगता है। बिल्कुल सर। अब दैट्स ऑल। तो आपको अगर कुछ पूछना हो जैसे मेरे बारे में या कुछ और, तो आप पूछ सकते हो, एनीवे। नहीं सर, एक्चुअली मुझे इसमें आपसे ये पूछना था, एक मिनट में उस पे आता हूँ। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, आवाज़ आ रही है।
हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि एक तो सर्टिफिकेशंस जो है लिनक्स की हैं, राइट? हाँ हाँ जो हमें करनी है, तो दैट विल बी लाइक 2 or 3 पेपर्स, 2 पेपर्स आई थिंक, बट 3 बुक्स। हाँ, 2 पेपर है। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, मतलब क्लास स्टार्ट होने से पहले थोड़ी सी सर्टिफिकेशन की जानकारी मैं दे देता हूँ। बेसिकली आप जो कोर्स कर रहे हो ना वो है RSCE, ठीक है। ओके। इस RSCE में दो आपका मेन मॉड्यूल्स होते हैं, 3 मॉड्यूल्स होते हैं। एक होता है S7। सर सॉरी, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना सर, सेशन हाँ मतलब? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा ठीक है सर, है ठीक ना। है, ओके। S7, इसको पेपर कोड है RH124। और सेकंड जो पेपर आता है वो है SA2, और इसका जो पेपर कोड है RH134, ठीक है। और तीसरा जो पेपर है वो SA3, और इसका पेपर कोड है RH294। तो यहाँ पर सर्टिफिकेशन जो होते हैं, सर्टिफिकेशन वो 2 तरह के होते हैं। पहला होता है आपका RHCSA। इस RHCSA में आपका RH124 प्लस RH134, इन दोनों को कंबाइन करके ये पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं अप्रोक्सीमेटली अभी 23 हो गए, क्योंकि है ना, अभी 23 हो गए हैं, क्योंकि इसमें ना 134 में आपका एक नया टॉपिक ऐड किया गया है, कंटेनराइजेशन सिस्टम, ठीक है। तो ओके इसलिए सर। पहले आता था 21 क्वेश्चन, अब 23 हो गए हैं। और इसमें जो टाइमिंग है, पहले 2.5 घंटे का होता था, अब 3 घंटे का होता है। 3 आवर्स के एग्जाम होते हैं। पहले 2.5 घंटे के होते थे जब आपके 21 क्वेश्चन थे। इसका जो टोटल मार्क होते हैं, मार्क्स वो होते हैं 300 के, जिसमें कि आपका पास मार्क्स जो है वो 210 है। ये इसका बेसिक इन्वायरमेंट, बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके ठीक है। बाद आता है आपका सेकेंड जो मॉड्यूल्स है RSCE। सेकेंड मॉड्यूल जो RSC है उसका एग्जामिनेशन में सिर्फ एक ही पेपर का क्वेश्चंस आते हैं, RH294 का, है ना, 294 का। और ठीक है। इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं, टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं 15। इसमें टाइमिंग होते हैं आपके 4 आवर्स, है ना, 4 घंटे का होता है। और टोटल मार्क 300 के होते हैं, जिसमें कि आपको पास मार्क्स आपके 210 है, ठीक है। तो ओके ये सर। इसमें मेन आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो बेसिक जानकारी है वो यही। हालांकि ये चीजें जो है जब आप एग्जाम में बैठोगे तो जो मेरा टोटल नंबर ऑफ मार्क्स और पासिंग मार्क्स, ड्यूरेशन, कितने घंटे का एग्जाम है, वो ये सारी चीजें वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख के देता है, ठीक है। बट मैं आपको एज फॉर नॉलेज पहले से ही समझा देता हूँ, ताकि आप कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दैट इज द एग्जैक्ट फिगर। क्लियर है वर्ड, यस सर। है ना। यस और सर। कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, ये ठीक है। सर इसके एग्जाम के लिए तो हम प्रिपेयर करेंगे ना, मतलब बुक्स जब क्लोज हो जाएंगी तो पढ़ लेंगे पूरा उसके बाद? हाँ वो तो जरूरी है, क्योंकि हाँ। देखो कोर्स करने के बाद मैं आपको नॉलेज तो दे दूंगा, नॉलेज तो नो डाउट की मतलब जितना हो सकता है आप अच्छे से समझ, चूंकि आप इस लाइन में काम भी कर रहे हैं तो आपकी समझ भी थोड़ी बहुत तो होगी। हाँ नो हाँ डाउट सर। की मतलब बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ी बहुत तो होती है हर एक हम्म, टेक्निकल बंदे में। तो आपको नॉलेज में किसी तरह कोई कॉम्प्रोमाइजेशन तो नहीं होगी। बाकी जो सर्टिफिकेशन होते हैं ना, वो अगर आप थोड़ी सी समझदारी से काम करेंगे तो जितना पढ़ लोगे उसके बाद भी जाओगे तो इजीली निकाल लोगे। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए हम लोग एग्जाम प्रिपरेशन जरूरी देते हैं, ताकि
पहले से हम लोग ये चीजें फोकस दिखा देते हैं कि हाँ देखो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है ना। ये चूंकि है पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम होते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन वाली कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं, है ना। जो भी करना है वो प्रैक्टिकली आपको करके दिखाना पड़ता है ओवरऑल टास्क, है ना, तभी जा करके सक्सेस होता है। नहीं तो आपका वहां पर जीरो, अगर एक कमांड भी नहीं चला तो जीरो। जैसे प्रोडक्शन में है ना कि भाई ये एप्लीकेशन नहीं रन कर रहा तो मतलब रन कराओ, चाहे उसको जैसे भी कराओ, उसको मतलब नहीं है कि आप इस मेथड से कराओ, आप कैसे भी कराओ बट कराओ। उसी तरह से यहाँ भी होता है, तो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल एग्जाम हाँ नहीं ठीक है, है ना। अब यहाँ पर ये हो गया आपका बेसिक इंफॉर्मेशन। अब इसमें जो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, ये जो आपका स्टार्टिंग लेवल पे है, ये बेसिक ऑफ लाइनेक्स, बेसिक ऑफ लाइनेक्स के बारे में यहाँ पर समझाई जाती है। यहाँ पर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ जो आता है लिनक्स ऑटोमेशन, लिनक्स ऑटोमेशन विथ एनसिबल। ये एक नया फीचर, नया टूल है जो RSC में हम लोग का ऐड कर दिया गया। ये पूरी की पूरी एक टूल है जिस पे डाला गया, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है हमारे RSCE को लेकर के। सर तो आप RSC सर्टिफाइड भी, ओपन स्टैक सर्टिफाइड भी हैं? कौन? आप? हाँ, मेरी तो काफी है सर्टिफिकेशन। तो सर लेकिन सर वैसे मैं एक बात पूछना था सर, ये मतलब अपॉर्चुनिटीज तो रहती होंगी ना, जैसे टेलीकॉम में, वैसे आगे भी अपॉर्चुनिटीज तो रहती होंगी करने का सर्टिफिकेशंस? बिल्कुल बिल्कुल रहती है। मतलब स्पेशली अगर मैं आप बोलोगे इसमें ना, तो जितने भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होते हैं ना, हाँ जी, हाँ उस पे तो 100% आपको रिक्वायरमेंट होती है कि बिना इसके आपको कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं कराएगा अच्छा विदाउट सर्टिफिकेशन। तो मोस्ट प्रोबेबली आप देखते हो हमारे पास तो इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं वो सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे ही ज्यादा काम करते हैं, है ना। तो और नोकिया में हो तो नोकिया में तो मतलब अपॉर्चुनिटी का भंडार है यहाँ पर, ये तो है ना। हम्म। ओके, सो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत, आपको अगर लिनक्स का जानकारी हो तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि लिनक्स है क्या? लिनक्स आप बेसिकली, अपनी भाषा में समझाइए, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि मैं एक एग्जैक्ट डेफिनेशन दूं। यहाँ पर डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं होता है, हमें टेक्निकल पॉइंट समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखिएगा, लिनक्स में चाहे किसी भी टेक्निकल लाइन में काम करने के लिए हमेशा टेक्निकल पॉइंट पे ज्यादा बात करिएगा, उस पर ज्यादा फोकस होनी चाहिए। सर जो लिनक्स है मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा हुआ है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तरह से, जिस पे सारा कुछ बेस्ड है नेटवर्क का, और कंपोनेंट्स एंड व्हाटएवर इज टू बी क्रिएटेड, और जिस पे हम काम करते हैं वो सारा इट इज बेस्ड ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड लिनक्स इज द वन व्हिच इज द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर दिस। सेकेंडली एक लैंग्वेज रहता है जो कि यूज होता है इन ऑल द कंपोनेंट्स, या जो VMs हैं, जो भी चीजें हैं उस स्ट्रक्चर के अंदर उन पे काम करने के लिए, दैट इज अ पर्टिकुलर लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड टू वर्क. So it is working as a language, as a command. So this is for that Linux is used basically, what I understand. ओके, इट्स अ गुड कि मतलब थोड़ी मतलब समझ जो है बिल्कुल सही है ना, कि वहाँ पर जितने भी लैंग्वेजेस होते हैं, हम लोग किसी भी लैंग्वेज के ऊपर अगर हम यहाँ पर काम करते हैं तो एज ए कमांड, एज ए टर्मिनल यूज करते हैं, नो डाउट। बट अगर आप यहाँ पर कहोगे ना कि लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये आप एक कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल रहे हो, तो आप 100% सही हो। क्योंकि कॉमर्शियली हम लिनक्स को ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर मानते हैं, या बोलते भी हैं और लोग यूज भी करते हैं, लेकिन टेक्निकली लिनक्स इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स इज अ कर्नल, है ना। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लिनक्स इज अ कर्नल टेक्निकली। कर्नल मतलब सर क्या रहेगा? एक मिनट आगे, हाँ वो समझाते हैं। लिनक्स इज कर्नल, है ना। लिनक्स एक कर्नल है
जिसमें आपका क्या होता है कि आप बट कॉमर्शियली है ना, कॉमर्शियली लिनक्स नॉन एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। कॉमर्शियली हम इसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, है ना। लिनक्स वर्क एवरीथिंग एज ए फाइल। लिनक्स में जितने भी टास्क आप करते हो ना, कोई भी टास्क करते हैं, वो एक फाइल के रूप में काम करता है, ठीक है। सो लिनक्स सपोर्ट लिनक्स सपोर्ट ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, है ना। लिनक्स जो है आपका ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है ना। अब यहाँ पर चूंकि हम लोग बोल रहे हैं कि लिनक्स एक कर्नल है, यहाँ पर जितने भी टास्क होते हैं लिनक्स में वो एक फाइल के रूप में काम करता है। चाहे वो आप कुछ भी कीजिए, कोई भी कमांड चला रहे हैं वो भी एक फाइल है, कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं वो भी एक फाइल है, ठीक है। कोई एक डिवाइस यूज कर रहे हैं वो भी इसको एक फाइल के रूप में रीड करता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द नेम ऑफ कर्नल। सो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें कि कर्नल क्या हुआ, तो कर्नल is a core of operating system, है ना। core of operating system, their basic function is to read input output resources, है ना। their basic function is to read input output resources, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट रिसोर्सेस का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मैं फिगर से आपको अगर एक्सप्लेन करूं कर्नल को, कि व्हाई वी से द कर्नल इज कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और इज अ कर्नल इज अ हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक तरह से हार्ट भी है। तो आप अच्छे से जानते हो कि हमारे पास जो पूरे वर्ल्ड वाइड में जो भी कंप्यूटर लाइन पे अब हमारा काम होता है, दो ही प्लेटफॉर्म होते हैं हमारे पास, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर, करेक्ट है। ये हो गया आपका हार्डवेयर और ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर। अब आप एक बात बताइए, क्या मेरा हार्डवेयर डायरेक्टली किसी सॉफ्टवेयर के साथ बात करता है क्या, या कोई सॉफ्टवेयर किसी हार्डवेयर के साथ कोई बात करता है, या दोनों में से कोई एक ना हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज है? नहीं, दोनों चाहिए होंगे इसमें तो। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर मेरा सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर का कोई मतलब नहीं है, और हार्डवेयर है तो नहीं है तो सॉफ्टवेयर का कोई मतलब, है ना। तो इन दोनों की लैंग्वेज तो अलग होती है। आप अगर हार्डवेयर डिवाइस जैसे एक सीपीयू है या रैम है, उसके ऊपर जो प्रोग्रामिंग की जाती है, उसके ऊपर जो कोडिंग की जाती है, दैट इज असेंबलिंग लैंग्वेज। वो हमारे जो बेसिक लैंग्वेज होते हैं जिसके ऊपर हमारा सॉफ्टवेयर रन करता है, उसके साथ तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करेगा ना। तो वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को समझ सके और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को। तो उसे के लिए हम लोग यहाँ पर एक सेंटर ऑफ कोर यूज करते हैं, दैट इज अ कर्नल। यहाँ ठीक है। पर हम लोग इसको बोलते हैं कर्नल, क्योंकि देखो दुनिया में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बना है तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनता है, वो बनता है कर्नल फाइल।
क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा प्रोग्राम, सारा सोर्स कोड उसके कर्नल में एक्सप्लेन होती है कि आपको कैसे किस चीज को पढ़ना है और कैसे नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट करना, इनको लैंग्वेज को, मतलब हार्डवेयर लैंग्वेज को सॉफ्टवेयर लैंग्वेज के साथ और सॉफ्टवेयर लैंग्वेज को हार्डवेयर लैंग्वेज के साथ, ये आपस में कोऑर्डिनेशन थ्रू द कर्नल, कर्नल का काम होता है बताना। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली दुनिया का कोई भी हो, जैसे विंडोज है तो विंडोज को भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोलते, विंडोज का भी बोलते कर्नल है। ठीक है, यूनिक्स है वो भी एक कर्नल है, सोलारिस है वो भी एक कर्नल है, तो लिनक्स यूनिक्स सब एक कर्नल है। तो मेनली बनाया जाता है कर्नल फाइल ही, बट उस कर्नल फाइल को लेकर के हम क्या करेंगे, जब तक मेरा यूजर उसको यूज नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर एप्लीकेशन रन नहीं कर पाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए इसको कॉमर्शियली एक प्लेटफॉर्म दी जाती है वर्क कराने के लिए, कि जहां हम लोग एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सके, यूज कर सके। इसीलिए इसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कॉमर्शियली सेज द ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, नॉट अ टेक्निकली सेज द ऑपरेटिंग सिस्टम। टेक्निकली ये एक कर्नल है। क्लियर है वर्ड मेरा यहाँ पर? हाँ सर। है ना? अब यहाँ पर कभी भी इन फ्यूचर आपको लिनक्स का कोई नया वर्जन बनाना है, तो लिनक्स का नया वर्जन बनाना है मतलब कर्नल को मॉडिफाई करना है, कर्नल बनाना है आपको। तो आपने कर्नल बनाया मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। ठीक है, यही वजह है कि यहाँ पर हमने एक टर्म्स लिखा, लिनक्स सपोर्ट ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, एनी आइडिया? सर ओपन सोर्स इज लाइक जो पेड सर्विसेज नहीं होती इसमें, ये करेक्ट है। दूसरे। हाँ, हाँ हाँ, ये और फर्क दूसरी? रहता है। दूसरी और दे आर इजीली अवेलेबल टू द पब्लिक एंड मासेस, तो वही रहता है मेनली। करेक्ट है, करेक्ट है। मतलब यहाँ पर पेड सर्विस नहीं होती है, पहली बात है। बट ये 100% सही नहीं है कि ओपन सोर्स में हमारी कोई पेड सर्विस नहीं होती है। देखिए, इसको समझने के लिए अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल समझाऊं, मान लीजिए निखिल जी, आपने एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप एक XYZ करके कोई भी सॉफ्टवेयर बना दिए या कोई भी प्रोडक्ट बना दिया आपने, और उसके सोर्स कोड आपने पब्लिकली ब्रॉडकास्ट कर दी। भाई जिसको यूज करना है कर लो, ये मेरा सोर्स कोड है, इसके सपोर्ट से मैंने ये प्रोडक्ट बनाया था। अब कोई बंदा, आपका दोस्त उठाया और वो बोला कि यार निखिल तुम्हारा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, मैं भी इसको बनाऊंगा। तो ये ले, आप अपना सोर्स कोड तो आपने दे दिया है भाई, उठा ले, फ्री लगा हुआ। अब वो बनाना शुरू किया, अब उसमें कुछ कस्टमाइज अपनी ट्रिक लगाने की कोशिश कर रहा है, बट वो सक्सेस हो नहीं रहा है। अब आपके पास आया, बोला निखिल जी आप कैसे इस चीज को किए, हम आपके ही सोर्स कोड का इस्तेमाल करके इस तरह का नया टेक्निक तैयार करना चाहते हैं, बट ये हम कर नहीं पा रहे, तो क्या आप मेरे को इसमें सपोर्ट करोगे? तो इसमें आप क्या बोलोगे, भाई सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन इसमें हम फ्री थोड़ी सपोर्ट करेंगे, हम आपका अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, है ना? तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम अपना सोर्स कोड आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। अब इस पे भी हम बोलेंगे कि आप ही मेरा प्रोडक्ट को मॉडिफाई कीजिए, तब तो इज जस्ट नॉट पॉसिबल, है ना? उसके लिए तो आपको पेड करनी पड़ेगी। तो कंपनीज में यही होता है कि जैसे रेड हैट कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम तो डिजाइन कर लिया, अब वो अपना कर्नल का सोर्स कोड फ्री ऑफ कॉस्ट डिफाइन कर दिया है कि मेरे पास एक ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है kernel.org, आप यहाँ पे जाइए और फाउंडेड all kernel version source code, found all kernel version source code। आप यहां से जितना सोर्स कोड उठाना चाहते हो आप उठा लो। ठीक है, अब दूसरी कंपनी क्या है, सोर्स कोड उठा करके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाह रही है, वो बन नहीं रहा है। अब वो रेड हैट से सपोर्ट मांगेगा, तो रेड हैट कंपनी उसको फ्री में थोड़ी देगी सपोर्ट, वो तो ऑलरेडी चीजें दे चुका है अपना, तो उसके लिए चार्ज देना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ ओपन सोर्स में भी दो मोड चलते हैं, एक कॉमर्शियल और एक नॉन कॉमर्शियल। तो नॉन कॉमर्शियल जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, बिल्कुल ओपन सोर्स होता है, और जो कॉमर्शियल होते हैं वो फुल ओपन सोर्स नहीं होता है, उसमें
आपके सॉफ्टवेयर, सोर्स कोड, ये सारी चीजें फ्री मिलेगी, लेकिन सपोर्ट का चार्ज देना पड़ता है। तो ये एक फर्क है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। क्लियर है मेरा वर्ड? ठीक सर। है ना? इसके रिलेटेड अगर कोई सवाल उठ सकता हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि सर अगर ठीक है ये ओपन सोर्स है, लेकिन अगर दूसरे कोई और प्लेटफॉर्म्स हैं तो वो लोग फिर चार्ज करते हैं ओपन सोर्स के लिए भी, अगर कमर्शियल यूज या हो या बिल्कुल चार्ज करेंगे, क्योंकि उनको मैंडेटरी होता है सपोर्ट देना। जैसे कोई भी कंपनी ना आपको बिना सपोर्ट का कोई भी प्रोडक्ट आपका लेगा ही नहीं, हाँ चाहे वो नहीं नहीं मैं कह रहा गवर्नमेंट हूँ हो। सपोर्ट के तो ठीक है देयर हाँ चार्जिंग, बट हाँ जैसे कि ओपन सोर्स में ये हो गया कि ये लोग कमर्शियल यूज के लिए दे अपना प्लेटफॉर्म, तो हाँ दूसरी कंपनीज प्लेटफॉर्म भी नहीं देती, वो उसके लिए भी चार्ज करती हैं हाँ अपार्ट फ्रॉम सपोर्ट। हाँ, वो प्लेटफॉर्म पे आजकल जितने भी ओपन सोर्स प्रोडक्ट है ना, वो कंपनी को अगर आप दे रहे हो तो वो कमर्शियली यूज हो रहा है, तो कमर्शियली में आपको चार्ज करेंगे ही करेंगे। आपको हिडन मोड में रखते हैं सपोर्ट, क्योंकि वो चीज देते लिखते हैं, मतलब ये करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये मतलब बैकएंड में उसका सपोर्ट की वजह से ही है कि वो हर एक टास्क के लिए आपको चार्ज करता है, मतलब 6 महीने का है या साल भर का। इसके अलग अलग मोड होते हैं, प्रिविलेज होते हैं, लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल, आपको किस लेवल पे मतलब आप रजिस्टर्ड करवाते हो। ठीक है सर। तो सर ओपन स्टैक हो या AWS हो या एज्योर हो या गूगल क्लाउड है, सारे दे आर बेस्ड ऑन लिनक्स ओनली प्लेटफॉर्म। ये देखो 100% नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 90% जितने भी रिसोर्सेस हैं इन सब के ऊपर, सब आपका ये लिनक्स बेस्ड है, ओके ठीक है ना। बाकी कुछ फ्रंट एंड बैक एंड जो बनती है उसके लिए अलग अलग टूल्स भी यूज करते हैं, बट ये कोर जो अगर बात करिएगा तो वो लिनक्स बेस्ड है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो ये इसका मेन आपका फंक्शनैलिटी हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि जैसे हमने ये बात किया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में कोऑर्डिनेट कराता है मेरा ये कर्नल, तो वो कैसे कराता है? तो बेसिकली दुनिया के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर आप बात करेंगे तो वो कर्नल जो है आपका 3 लेवल पे काम करता है। देखिए, फंक्शन ऑफ कर्नल, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ठीक है। तो ये 3 लेवल हैं। इसमें हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं, समझने में आसान होगा। दिस इज अ कोर कर्नल, ऊपर से ये हमारा है सेल, सर ये तीन क्या है? 1 मिनट समझा रहे, और ऊपर ये तीसरा आ गया मेरा कमांड। इसको हम लोग बोल रहे हैं, ये जो डायग्राम हमने बनाया है इसको हम लोग बोलते हैं लिनक्स कर्नल फंक्शन। अच्छा है ना। लिनक्स कर्नल जो है वो किस तरह से फंक्शन करता है, जैसे अगर आप कोई कमांड चला रहे हो टर्मिनल पे बैठ के, है ना, आपने mkdir करके एक डायरेक्टरी बनाई, तो वो कैसे समझेगा मेरा कर्नल कि भाई मुझे ये डायरेक्टरी बनाना है mkdir से? तो उसके लिए यहाँ पर आप कमांड लाइन का मतलब हो गया, यहाँ पर यूजर जो है अपना कमांड रन कर रहा है, यूजर रन कमांड, ठीक ठीक है। है। यहाँ पर रन किया, अब जैसे ही ये रन करेगा, ये क्या करेगा, अपनी सेल के पास एक इंफॉर्मेशन भेजेगा। इमीडिएट यहाँ से आपने सेल के पास एक इंफॉर्मेशन भेजा, तो सेल क्या है? तो सेल को बोलते हैं स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोग्राम, है ना। हर एक प्रोग्राम का एक स्मॉल यूनिट होता है जिसके सपोर्ट से वो पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर जो है वो काम करता है। तो इस सेल का काम ये है कि जो कमांड हमारे पास आया है, क्या उस नाम का कोई फाइल मेरे सेल पे अवेलेबल है क्या? अगर वो फाइल अवेलेबल है तो सेल उसको रीड करेगा, है ना, और रीड करके वो सीधा कंपाइल करने के लिए कर्नल के पास भेज देता है। क्योंकि सेल क्या करता है, सिर्फ फाइल का नाम आइडेंटिफाई कर सकता है, उसको कंपाइल नहीं कर सकता। और जब तक कोई कमांड कंपाइल नहीं होगा, मतलब फाइल कंपाइल नहीं होगा, वो रन नहीं करता। ये सी का मेन कंसेप्ट है। और यहाँ पर लिनक्स का जो कर्नल बना हुआ है, ये पूरी तरह से लिनक्स का कर्नल जो है सी पे बना हुआ है। कर्नल मेक इन सी लैंग्वेज,
है ना, ये सी लैंग्वेज पे बना हुआ है कर्नल पे। तो ये याद रखिएगा, विंडोज का कर्नल जो है सी प्लस प्लस पे बना हुआ, लिनक्स का कर्नल सी लैंग्वेज पे बना हुआ। तो जब ये सेल जो है आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ इस नाम का कोई मेरे पास कमांड आया है, जैसे मैंने यहाँ पर mkdir लिखा स्पेस डेटा, तो इसको तो बाद में पढ़ेगा, ठीक है, पहले ये पढ़ेगा कि mkdir का नाम मेरे पास है कि नहीं है, वो इस सेल के पास होना चाहिए एज ए फाइल। अगर वो है तो आगे कर्नल के पास कंपाइल करने के लिए भेजेगा, कर्नल कंपाइल करके इस प्रोग्राम का आउटपुट देगा आपको सेल को। अच्छा, ये आउटपुट देगा सेल को, एक एक्नॉलेजमेंट देता है यहाँ पर, राइट नाउ ठीक है एक्नॉलेज, सर। है ना, ये एक एक्नॉलेजमेंट देगा, और इस एक्नॉलेजमेंट के आधार पे सेल क्या करता है, आपके टर्मिनल पे आउटपुट दिखा देता है कि भाई इसका काम हो गया, ये काम है इसका, सो दिस इज द आउटपुट। तो ये एक बेसिक मेथड है जो आपका कर्नल पूरी प्रक्रिया को काम करता है 3 लेवल पे। कर्नल का फंक्शन 3 लेवल पे चलता है, पहला आता है कमांड लाइन, दूसरा आता है सेल, और तीसरा आता है कर्नल कोर, जिसको कोर, इसीलिए इसको कोर बोला जाता है, सेंटर पॉइंट, ठीक है। ठीक है सर। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा मिलेगा देखने को इन फ्यूचर में, या हो सकता है आप देखे भी हो कि कोई कमांड हम चला रहे हैं और वो मैसेज दे दे रहा है, एरर जनरेट कर रहा है, कमांड नॉट फाउंड, ठीक है, हाँ मेरे हाँ पास हाँ एरर आता है, कई बार देखते हैं कि हाँ कमांड हाँ हाँ, चलाते हैं और बोलता है कमांड नॉट फाउंड। कमांड नॉट फाउंड, कमांड नॉट बिल्कुल। फाउंड का मतलब क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पर कमांड लेवल पे अपना कमांड तो चला दिया, लेकिन जैसे ही वो सिग्नल सेल पे पहुंचा, सेल के डिक्शनरी में, लाइब्रेरी में, है ना, सेल की लाइब्रेरी में उस कमांड के नाम का कोई फाइल है नहीं। ये मैं हाँ आगे चल के आपको दिखाऊंगा भी, इसकी पूरी हाँ सर। लाइब्रेरी स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा कमांड कैसे पढ़ रहा है और ये कहाँ से पढ़ रहा है, किस लोकेशन से सेल पढ़ता है, ठीक है। तो ये देख रहा है कि मेरे पास तो इस नाम का कोई फाइल है ही नहीं, तो ये यहीं से डायरेक्ट आपको मैसेज कर देता है कमांड नॉट फाउंड, कर्नल के पास पहुंचने की जरूरत नहीं होती है। तो कर्नल सीधा एक्नॉलेज कर दिया कि भाई हमारे पास इस नाम की कोई चीज है नहीं, तो हम इसको कंपाइल क्या करेंगे, चीजें अवेलेबल नहीं। लेकिन जैसे ही उससे रिलेटेड हम सॉफ्टवेयर वहां पर डाल देते हैं, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक यहाँ पर सेल के पास आपका वो फाइल जनरेट हो जाता है। तो जैसे ही फाइल जनरेट होगा, वो आगे का फंक्शन एक्टिवेट करेगा और कर्नल फिर उसको कंपाइल करके आपको आउटपुट देना शुरू कर देता है। तो ये एक बेसिक प्रक्रिया होता है हमारा कर्नल का। ये दुनिया की हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होता है, नॉट ओनली कि ये लिनक्स के साथ है, ऐसा कोई नहीं है। ये हम लोग लिनक्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया की ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यही कहानी है। क्लियर है वर्ड? हेलो, हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ। हेलो। ठीक है, क्लियर है ना हाँ सर। यहाँ तक? तो ये हाँ कर्नल सर। का फंक्शन डन हो गया। तो ये हाँ सर। सारी चीजें जो है ना, आपको ऐसे फिगर पे तो नहीं, लेकिन बुक्स में इन सारी चीजों को जरूर एक थ्योरेटिकल पॉइंट से एक पैराग्राफ बना करके जरूर लिखा हुआ है आपका फर्स्ट चैप्टर में, ये सब चीजें ठीक है। एज ए इंट्रोडक्शन, ठीक है। ठीक है। ठीक है तो सर। ये हमारा लिनक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ, ओपन सोर्स समझ में आया, ठीक है। ठीक है सर। के बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा फिगर को सेव कर लेते हैं और मैं इसको आपको शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर एक पॉइंट अब आते हैं टेक्निकल पॉइंट पे, एक तो कर्नल समझ में आ गया, लिनक्स समझ में आ गया, दूसरा एक टेक्निकल पॉइंट आता है यहाँ पर माउंट पॉइंट, ठीक है। अच्छा। अब ये माउंट पॉइंट होता क्या है, बहुत ही सिंपल है समझना इसको। हम लोग माउंट का मतलब तो नॉर्मली जानते हैं कि भाई इस चीज को चढ़ा देना, वहां कहीं उठा करके यहाँ चढ़ा दो, दैट इज अ माउंट होता है। लेकिन अगर टेक्निकल भाषा में बात करेंगे तो आप विंडोज में सभी काम करते हैं, विंडोज में आपके पास ड्राइव होता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, करेक्ट है ना। तो लिनक्स में हमने पहले ही बोल दिया है कि लिनक्स जो है वो एक फाइल बेस्ड स्ट्रक्चर है, लिनक्स में जो भी काम करता है वो एज ए फाइल काम करता है। तो यहाँ पर ड्राइव नाम का कोई चीज नहीं होता है। अगर आप कोई डिस्क भी यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करने के लिए आपको एक माउंट पॉइंट यूज करना पड़ेगा, मतलब एक डायरेक्टरी में उस डिस्क को माउंट करेंगे तब उसके स्पेस को आप यूज कर पाओगे, उसके स्पेस में डाटा स्टोर कर पाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर लोग बोल सकते हैं कि लिनक्स क्या है, माउंट पॉइंट को द लिनक्स operating system is a filing system whenever you want to attach another filing system to Linux, ठीक है, दूसरे फाइलिंग सिस्टम के साथ अगर लिनक्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, यू मस्ट टेल Linux where to see the content of the file system मैंने खा लिया, हाँ, file system you are attaching, ठीक है, this is लेकिन ये मतलब मैं समझा नहीं, माउंट पॉइंट करता क्या है, ये है क्या? अभी एक मिनट मैं समझा रहा हूँ और अच्छे से। दिस इज कॉल्ड द माउंट पॉइंट, ठीक है। जैसे देखिए, आप यहाँ पर कोई एक डिस्क यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आपने एक डिस्क लिया, हार्ड डिस्क, ठीक है। अब हार्ड डिस्क लगाओगे अपने डिस्क में तो दो तरह के स्लॉट होते हैं, एक होता है आपका ATA, IDE स्लॉट होता है, जिसमें अगर आपने एक डिस्क लगाया तो आपका डिस्क का नाम आएगा डेव HDA, दैट इज अ फर्स्ट हार्ड डिस्क, ठीक है, ये हार्ड डिस्क आया। अगर आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं साटा या SCSI, ये तो समझ में आ रहा होगा, है ना। अब इनमें से कोई भी अगर आप यहाँ पर यूज करते हैं तो इसका जो नेमिंग आता है वो आता है आपका /dev SDA, दिस इज द फर्स्ट हार्ड डिस्क। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं दोनों फर्स्ट हार्ड डिस्क ही है, तो ये स्लॉट की पहचान होती है, ठीक है। तो अगर अब चूंकि आज के डेट में बहुत ही कम चांसेस है कि IDA हार्ड डिस्क आपको मिलेगा, है ना, आपका मैक्सिमम जो होते हैं वो या तो साटा या SCSI हार्ड डिस्क मिलते हैं, या फिर थिन हार्ड डिस्क। आज के डेट में थिन हार्ड डिस्क भी आने लग गया, नाम सुना है? नहीं सर। थिन हार्ड डिस्क बहुत ही पतला होता है, जो कि आपका आज के डेट में सबसे फास्ट जो हार्ड डिस्क है वो एक तरह से माना जाता है, ठीक है, थिन हार्ड डिस्क। तो ये आपकी मेन आइडेंटिटी हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल है कि चलिए हमारे पास एक डिस्क है, वो कनेक्टेड है SDA के नाम से, इसकी साइज जो हो गई अप्रोक्सीमेटली मेरे पास जो है वो 40 GB की है, ठीक है। तो मैंने इस 40 GB में एक पार्टीशन बनाया, उस पार्टीशन का नाम मिला dev SDA1, इसकी साइज हमने दिया 10 GB। तो इस पे जो फ्री बचा, मेरे पास स्पेस कितना बच गया, 30 GB, ठीक है। तो मैं इस 10 GB को स्पेस में अगर मुझे डाटा स्टोर करना है, तो मैं इसको कैसे करूंगा, क्योंकि मैं विंडोज में करता हूं तो पार्टीशन बनते ही ऑटोमेटिक एक ड्राइव दे देता है, C है तो D बना देगा, D है तो E बना देगा, एक अलग ड्राइव बन जाता है, वो मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ ये मेरा नया पार्टीशन है।
बट ये तो मेरा डेव HDA1 बना रहा है। अब HDA1 बनाया तो हम देखेंगे तो एज ए फाइल ये पढ़ेगा, दैट इज अ ब्लॉक फाइल, है ना। अब ब्लॉक फाइल के अंदर हम तो कुछ भी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो तो एक मशीनरी लैंग्वेज में हमें चीज दिखाएगा, वो हमें समझ में नहीं आएगा, करेक्ट है। तो अब हमें इसमें अपनी ह्यूमन नेचर में इसकी स्पेस को यूज करना है। तो मैंने क्या किया, इसकी जो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये सारा चीज हमने इस पूरे डिस्क को हमने माउंट कर दिया एक डायरेक्टरी स्लैश डेटा में। दैट मीन्स वी माउंट स्लैश dev HDA1 ऑन स्लैश डेटा। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, HDA1 जो है डायरेक्टली आपके डेटा डायरेक्टरी के अंदर माउंट हो गया। अब इसके अंदर का जो भी 10 GB स्पेस है वो ये डेटा कैप्चर कर लिया ह्यूमन नेचर पे, इसकी पूरी स्पेस इस पे चढ़ा दी गई डेटा डायरेक्टरी के ऊपर। अब हम जो भी डेटा डायरेक्टरी में कॉपी करेंगे वो 10 GB के अंदर ही जाएगा, मतलब इसी डिस्क के अंदर स्पेस होगा, ठीक है, उससे बाहर नहीं जाएगा। यानी कि इसमें 10 GB से बड़ा फाइल या ज्यादा फाइल सोचेंगे करने के लिए अपलोड करना या कॉपी करना, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि उसकी स्पेस लिमिटेशन इतनी ही। तो माउंट क्या एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का ही वो रहता है, जो भी कमांड चलेंगी सब कुछ वो माउंट के अंदर होंगी डेटा के। हाँ करेक्ट है कि कोई भी पार्टीशन बन रही है, कोई भी ऑपरेटिंग, जैसे मेरा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी अगर इंस्टॉल है तो वो भी एक माउंट पॉइंट यूज कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्लैश। ये स्लैश इसके अंदर है, ये एक डायरेक्टरी है जिसको रूट डायरेक्टरी बोला जाता है। हाँ। तो इसी के अंदर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल होता है, माउंटेड होता है, ठीक है। और अगर कोई डेटा भी कॉपी कर रहे हैं तो हमको यही होगा। तो हम एक इंस्टॉलेशन मेथड जब समझाएंगे तो उस समय हम आपको बताएंगे कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमें कितनी पार्टीशन बनानी चाहिए और हर पार्टीशन का क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंट होता है, वो सारी चीजें भी समझाएंगे। अगर आप वो नहीं भी बनाएंगे आपको मेन ये रूट पार्टीशन तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा इंस्टॉल होता है। जैसे विंडोज में सी ड्राइव है वैसे ही यहाँ पर ये रूट है। ठीक है सर, क्लियर है वर्ड? ठीक है, ठीक है। अब माउंट पॉइंट समझ में आया? हाँ सर। है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, लिनक्स में माउंट पॉइंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि उसमें कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ये एप्लीकेशन नहीं चला, ओरेकल डेटाबेस नहीं चल रहा है, ओरेकल डेटाबेस की कोई दिक्कत हो रही है, स्पेस की कमी हो रही है, तो आपको बोलेगा कि इसका माउंट पॉइंट चेक करो कि भाई इसमें कितने स्पेसेस यूज हो चुके हैं, कितना खाली है ना, इसमें कौन सा फाइल सिस्टम यूज हो रहा है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर चेक करने को मिलता है। तो वो समय आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई माउंट पॉइंट होता क्या है, ठीक है। अब कोई सवाल? माउंट पॉइंट अब क्लियर हुआ यहाँ पर? हाँ सर, माउंट क्लियर है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। सो अब इसका हम लोगों ने माउंट पॉइंट समझ लिया। अच्छा, सेकेंड टास्क एक टेक्निकल टर्म्स जो आता है वो आपका आता है फाइल सिस्टम, जो हर एक के साथ आपका ये चीजें यूज होता है ना। तो फाइल सिस्टम, अब ये फाइल सिस्टम क्या होता है? तो देखिए ये कॉमन वर्ड है, हम लोग सभी लोग सुनते हैं, देखते हैं और ये जानते भी है कि अगर हम विंडोज यूज कर रहे हैं तो NTFS फाइल सिस्टम चल रहा है, 32 फाइल सिस्टम चल रहा है, पेन ड्राइव फॉर्मेट कर रहे हो तो NTFS में कर रहे हो, ये सब हम लोग कॉमन वर्ड यूज करते हैं, करेक्ट है ना। तो ये फाइल सिस्टम का फंडा क्या है, ये कहानी क्या है, इसका कोई आइडिया है? समझते हैं फाइल सिस्टम के बारे में टेक्निकली। फाइल सिस्टम्स तो मतलब फाइल्स हो गई जो जो डिफरेंट रहती हैं, फोल्डर्स जिनके अंदर फाइल्स रहती हैं और हम चेंजेस करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ये सब नहीं, वो आप दूसरे ट्रैक पे जा रहे हो। फाइल सिस्टम का मतलब होता है कि हम जो हार्ड डिस्क लिए हैं या पेन ड्राइव लिए हैं, उस पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क का जो स्पेस है, उस स्पेस को एक एलोकेशन टेबल जनरेट करना स्टोरेज के लिए कि वहां पर हम लोग डेटा किस वे में स्टोर करेंगे, ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, वो है मेरा फाइल सिस्टम। जैसे इसको एक छोटी सी एग्जांपल से समझिए, आपने मान लीजिए 100 गज का जमीन खरीदा, ठीक है। अब ये 100 गज जमीन या फिर 40 GB का हार्ड डिस्क, बात बराबर है, दोनों स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो उस 100 गज की जमीन में अब आप क्या कर दिए, जमीन खरीद लिया और क्या उस पर रहना शुरू कर देंगे क्या? नहीं।
नहीं रहेंगे। पहले आप उसको क्या कर रहे हो कि एक बाउंड्री कर दिया, चलो ठीक है मैंने बाउंड्री कर दिया, तो बाउंड्री करने के बाद भी तो नहीं रहेंगे ना, क्योंकि वो बाउंड्री क्या है कि मेरी पहचान है कि पूरे एरिया का इतना जमीन मेरा है, वो मेरा आइडेंटिटी है, इसलिए हमने उसको बाउंड्री कर दी। तो वैसे ही मेरे पास 40 जीबी का हार्ड डिस्क में मैंने 10 जीबी का पार्टीशन बना दिया, तो वो पार्टीशन एक बाउंड्री हुआ। अभी उसके ऊपर डाटा डालेंगे तो वो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जैसे बाउंड्री में हम रहना नहीं शुरू करते हैं, तो उसके अंदर अब हमको घर बनाना पड़ेगा। अब घर बनाने से पहले क्या करते हो, आप एक नक्शा तैयार कराते हो, उसका इंटीरियर आर्किटेक्चर बनाते हो, उसके बाद उस पे पिलर खड़ा करके आप उस नक्शे पे आप घर बनाते हो, तब आप रहते हो। ये मेरा बेडरूम है, ये ड्राइंग है, ये मेरा हॉल है, ये मेरा किचन है, ठीक है, ये बालकनी है, इस तरह के अलग अलग ये मेरा गेस्ट रूम है ना। ये एक अलग अलग एलोकेशन तैयार करते हैं, करेक्ट है मेरा वर्ड? वैसे ही अगर आप एक फाइल से डिस्क के ऊपर पार्टीशन बना देते हैं, तो उसके बाद उस पर फाइल सिस्टम चढ़ाना जरूरी होता है, क्योंकि वो फाइल सिस्टम उस पूरी एरिया में एक एलोकेशन टेबल बनाता है, जहां पर डेटा वो बाइनरी कोड में स्टोर करता है। क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, वो जो भी डेटा स्टोर करता है वो एक बाइनरी कोड में करता है। तो उसको रखने के लिए उसको एक जगह तो होनी चाहिए, एक सीरीज तो होनी चाहिए कि लाइब्रेरी मोड में यहाँ ये कैसे सीक्वेंस में रखे, वो चीज यहाँ पर फाइल सिस्टम जनरेट करता है। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल आप ये भी समझो, कई बार आप लोग देखते होंगे, फेस किए होंगे या नहीं किए होंगे तो आगे करके देखिएगा। आप एक पेन ड्राइव 16 जीबी का लीजिए, उसको FAT32 से फॉर्मेट कर दीजिए। FAT32 से फॉर्मेट करने के बाद अब आपके पास 16 जीबी पूरा खाली है। अब उसमें 8 जीबी का डेटा एक साथ ट्रांसफर कीजिए। एक फाइल ऐसा डालिए जो 8 जीबी हो, या 8 जीबी नहीं हो तो 5 जीबी हो, मतलब 4 जीबी से ऊपर का फाइल होना चाहिए, एक फाइल कॉमन। वो एक बार ट्रांसफर करके देखिए, आपको ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि फाइल FAT32 में 4 जीबी से ज्यादा आपका उसका स्टोरिंग कैपेबिलिटी है ही नहीं, है ना। अब वही आप NTFS से फॉर्मेट करके देखिए, तुरंत NTFS से फॉर्मेट कीजिए, इमीडिएट आपको ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये मतलब ट्रांसफर कैपेसिटीज की चेंज हो जाती है। हाँ, वो सब डिपेंड करता है आपका फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, है ना। अब जैसे हम 100 गज की जमीन खरीदे, तो हम ये तो नहीं बोलेंगे ना कि मेरा 150 गज का प्लॉट है ना, वो तो हम कैप्चर कर नहीं सकते, वो तो इलीगल हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फाइल सिस्टम is the logical structure and software routines that control access to the storage space on disk, ठीक है। जैसे लिनक्स में अगर आप डिस्कस करेंगे तो यूज फाइल सिस्टम, इसमें आपका एक आता है ext, दूसरा आता है ext2, ext3, ext4 और xfs। ये है क्या सर? ये फाइल सिस्टम का नाम है ना, इसलिए मैंने लिख दिया लिनक्स यूज फाइल सिस्टम। यहाँ पर कई 4-5 तरह का फाइल सिस्टम यूज करता है। जैसे विंडोज में यूज करते हैं ना आप NTFS और FAT, यही दो चीज यूज करते हो, है ना। इसका तो आइडिया हो गई विंडोज का, है ना। NTFS और FAT ये दो यूज करते हैं, बट लिनक्स में हम लोग कम से कम ये 4-5 प्रकार के फाइल सिस्टम यूज करते हैं। अब यहाँ पर ext जो है ये बहुत ही पुराना फाइल सिस्टम है, इसको आज के डेट में हम लोग नहीं यूज के बराबर करते। तो ये इसमें कैपेबिलिटी है, मैक्सिमम 2 GB तक का डेटा आपको यूज कर सकते हैं ट्रांजेक्शन वन टाइम। ext4 में आप यहाँ पर 4 टेराबाइट तक का ट्रांजेक्शन ले सकते हैं वन टाइम। ext3 में आप वन टाइम 16 पीटाबाइट तक का ट्रांजेक्शन ले सकते हैं। ext4 में 4
ईटाबाइट 4 ईटाबाइट तक का ट्रांजैक्शन ले सकते हैं वन टाइम, और XFS में आप मैक्सिमम 4 जेटाबाइट, जीबी बाइट इसको बोलते हैं, जेटा नहीं बोलते, जीबी, ZIBI, जीबी बाइट। तो आज के डेट में हमारा हार्ड डिस्क का जो स्टोरिंग कैपेबिलिटी आ गया है, जो क्लाउड पे आ गया है, वो मोस्ट ऑफ प्रोबेबली जीबी बाइट तक में जा रहा है, फ्यूचर है ये हमारा, ठीक है। ईटाबाइट तो हमारा करंटली यूज हो ही रहा है। अब इसका जो यूज है, जस्ट लाइक सी, ये तो पता होगा आपका 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB, 1024 GB इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पीटाबाइट, 1024 petabyte is equal to 1 EB, और 1024 petabyte is equal to 1 GB बाइट। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है रीडिंग करने का। क्लियर है वर्ड? ठीक है सर, है ना। तो अब आने वाले फ्यूचर जो है हमारा जीबी बाइट में ही डेटा स्टोर होगा। अब तो पीटाबाइट मतलब टेराबाइट की वैल्यू तो नॉर्मल वैसी हो गई जैसे पहले हम लोग जीबी की वैल्यू होती है ना। तो ये है हमारा फाइल सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर और फाइल सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग। और हर लिनक्स में ये जो फाइल सिस्टम है ये यूज होती है, और इसके आधार पे आप ट्रांजेक्शन रीड कर सकते हो, इसका कांस्टेंट है। तो इट्स एन वास्ट very highest data storing on the supporting on this file system, right? कोई सवाल इस पे हो तो बोल सकते हैं। ओके है? हाँ ओके सर, ठीक है। ओके, तो चलिए आज के लिए हम लोग आज इतने ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी एग्जैक्टली 9:30 से फिर दूसरी बैच स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो कल से हम लोग थोड़ा सा टाइम से करेंगे, है ना। ठीक है। और कल से अब हम लोग लिनक्स के ऊपर थोड़ा इसका हायरार्की की बात करेंगे। जैसे बेसिक इंट्रोडक्शन तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, उसके बाद अब इसकी हायरार्की पे बात करेंगे, इसके इंस्टॉलेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके फंक्शन एंड कमांड लाइन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है सर। फिर हम लोग प्रोसेस करते चलते जाएंगे। ठीक है सर, मेरे को ना इसके बाद ओपन स्टैक भी तो आप ही पढ़ाएंगे फिर, अगर जब मेरे क्लोज होगा तो आप ही पढ़ाएंगे मोस्टली। हाँ, यहाँ से करो तो मोस्टली मेरे ही पास आओगे। ओपन स्टैक मोस्टली हमारा ही डोमेन है, आपके अंडर आएगा। ठीक है सर। तो अभी तो सर इसको कितना टाइम लग जाएगा इस कोर्स को क्लोज करने में? देखिए रेगुलर अगर हम चलेंगे तो कोशिश करेंगे कि 1.5 से 2 महीने में खत्म कर लें, है ना। अच्छा अच्छा, क्योंकि इसके बाद फिर आपको एग्जाम भी देनी होंगे इसके। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है, चलिए ओके सर, ओके, मिलते हैं कल सेम टाइम। हाँ ओके, थैंक यू सर।